हालात संगीन होते जा रहे हैं, क्या कोई जंग बंदी का इम्कान है या हालात मजीद बिगड़ सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट ने, जो ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। आसिफ अली खान दुरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ साहब, ये जो तनाज़ा था ईरान और इजराइल के दरमियान, अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो चुका है। 3 रोज़ पहले इजराइल ने पहले हमले किए ईरान पर, और उनका जो टारगेट था वो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ था। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान ने भी अपना जवाबी रद्दअमल दिया है, और अब दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद एस्केलेट करेगा क्या यहाँ से? जी शुक्रिया शहजाद साहब, ये एक बिल्कुल बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, और इसमें नो वन नोज ये उसके जो एस्केलेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें जब आप वार को शुरू कर देते हैं, जो कि इजराइल ने एग्रेशन किया, लेकिन उसके बाद इसका अख्ताम जो है वो बहरहाल दूसरी पार्टी के हाथ में ही होते हैं, और वो कितना कर सकते हैं। तो ईरान के पास मेरे नज़दीक तो रेजिलेंस है। उनके एयर एसेट्स तो शायद इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनके पास जो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो उसके बलबूते पे उन्होंने इजराइल के जो है काफ़ी जगहों को हिट किया, इंक्लूडिंग जेरूसलम, तल अवीव, हैफा, और उधर भी अच्छे खासे नुकसानात हैं। अगरचे इजराइल भी अब वो सेंसरशिप एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन ऐसे पता चल रहा है, क्योंकि बाज़ वेस्टर्न मीडिया है, उससे भी ये पता चल रहा है कि उनको नुकसान हुआ है। ईरान को तो हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें ईरान के नुकसान को अगर आप देखें तो पहला नुकसान तो ये है कि उनकी टॉप मिलिट्री ब्रास जो है वो उन्होंने इजराइल ने एलिमिनेट किया। उसके बाद उनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया। फिर इन्होंने वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया जो कि अंडर IAEA सेफगार्ड्स हैं। तो ये एक तरह से इजराइल ने जो है बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है। अगर जो खुद इजराइल बजाते खुद भी वायलेटर है, वो NPT का मेंबर नहीं है, और वो खुद भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अनडिक्लेयर्ड, लेकिन उसके पास जो है वो है। तो इसलिए इजराइल हैज़ नो चीक्स, हैज़ द चीक्स टू टेल द वर्ल्ड कि वो ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देगा, और खुद जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उनके पास हों। जी आसिफ दुरानी साहब, आपने ये जो कहा कि इजराइल में भी बमबारी हुई है और वहाँ पे कंसर्न भी है, उनके सदर का भी आज ये बयान आया कि वहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि जो उनका आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट किया है ईरानियन मिसाइल्स ने। 13 हलाकतों की वहाँ से खबर आ रही है। लेकिन इजराइल की भी जो कार्रवाई है वो भी जारी है, और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि तेहरान में जो पार्लियामेंट है उसके करीब भी अटैक हुआ है, जो फ़ज़ाइया का कॉम्प्लेक्स है उस पर भी बमबारी की है इजरायली जेट्स ने। तो इजराइल भी जो है ऑब्वियसली एस्केलेट करता रहेगा, बमबारी ज़्यादा करता रहेगा। आप क्या समझते हैं कि ईरान के पास जो डिटरेंस कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कितनी ज़्यादा है? कब तक ये आपके ख्याल में इस जंग में जारी रख सकते हैं वो इसको? डिटरेंस से ज़्यादा रेजिलियंस कितना है, क्योंकि ईरान अगर आप देखें तो इनकलाब के शुरू में इराक ने हमला कर दिया 1 साल के बाद ईरानियन रेवोल्यूशन के, और वो वॉर तकरीबन 8 साल चली। उस वक़्त ईरान अकेला था और बाकी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ थी, स्पेशली अमेरिका, और उनका हदफ यही था कि किसी तरह से जो रेवोल्यूशनरी रजीम है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस दौरान फिर पिछले 45 सालों में जो ईरान में रजीम है उसने आपको कंसोलिडेट किया। अब फिलहाल ईरान के अंदर इंटरनली कोई अपोजिशन नहीं है, और अगर कोई अपोजिशन है तो वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। उसमें एक्स रॉयलिस्ट हैं, जो साबिक शाह के फर्जंद हैं, वो बाहर हैं, और वो कभी बयान देते रहते हैं। लेकिन एक उसके जो इजराइल ने जिस तरह से एस्केलेशन की है, मेरे ख्याल में ईरान विल टेक द हिट, लेकिन साथ में ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो इट कैन रिस्पॉन्ड। एज अ डिप्लोमेट आप इसको कैसे देखते हैं कि जुमे को ये हमला हुआ, इतवार को 6ठा राउंड होना था मस्कत में USA और
ایران کے درمیان, اور دونوں ممالک کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. آبویسلی جو ایک پریشر تھا ایران کے اوپر وہ یہ تھا کہ آپ سول نیوکلیئر کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی انرچمنٹ کو محدود رکھیں گے, لیکن ایران کہہ رہا تھا کہ نہیں, اس پہ ہمیں پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو ٹائمنگ ہے اسرائیل کی طرف سے حملے کی, یہ اسی ڈائلاگ کو ختم کرنے کے لیے تاکہ کوئی معاہدہ نہ ہو سکے, یہ ٹائمنگ کو آپ اسی طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ امریکہ کے ساتھ جو چھٹا راؤنڈ سنڈے کو یعنی آج ہونا تھا, وہ اسی لیے نہیں ہو سکا حملے کی وجہ. ظاہر ہے حملے کے بعد جواز نہیں رہتا, اور اس میں امریکہ کو پوری طرح پتا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کیا, تو اس لیے امریکہ از آلسو این ایکمپلس, وہ برابر کے شریک ہیں اس جرم میں, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ایبزارب نہیں کر سکا. اور اس صورت میں ہم یہ کہیں گے ڈائلاگ دوبارہ ریزیوم ہوں گے, وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل نے ایگریشن کیا ہے اور ایران نے جواب دیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی یو این سیکورٹی کاؤنسل اس کا ہنگامی اجلاس ہو اور اس کے اندر ڈسکس کیا جائے اور فوری طور پر یہ فیصلہ دیا جائے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ جنگ بند کریں. اور میڈیشن کی جہاں تک تعلق ہے اس کے امکانات ہیں, پریزیڈنٹ پوٹن نے کوشش کی ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے سیکورٹی کونسل میں P5 کا اور باقی ممبرز کا راضی ہونا ضروری ہے. اس میں سب سے بڑے جو اس فیصلے کا جو کنجی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں تھی. اور جو پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ تھا اس میں بھی ہم نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب پاکستان نے بھی جواب دیا, پھر دنیا کو شاید یہ سمجھ پڑی کہ یہ معاملہ مزید ایسکلیٹ ہو سکتا ہے, اور پھر ایفرٹس جو تھی ڈپلومیسی کی اور بات چیت کے ذریعے معاملہ کو سیٹل کرنے کی, اس میں ہم نے تیزی دیکھی اور US نے اپنا کردار ادا کیا. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ کیونکہ اگر اسی طرح ایران اگر رپلائی کرتا رہے گا, اپنی ڈیٹرنس شو کرے گا, جوابی حملے کرے گا, تو پھر شاید عالمی دنیا اس جنگ کو بند کرانے کی کوشش کرے. آج ہم نے دیکھا کہ اخبار جو برطانوی میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جرمنی, فرانس اور برطانیہ چاہتے ہیں کہ ایران بیٹھے ٹیبل پہ. اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ ٹویٹ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہوں تو یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کروا کے معاملے کو سیٹل کروا سکتے ہیں, کوئی ڈیل سٹرائک کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہوگی دنیا یہ کروانے میں؟ اگر یہ کروا سکتے تو پہلے کروا لیتے, اس کی نوبت کیوں آنے دی اسرائیل کو حملہ کرنے کی. میرے خیال میں یہ ان کی اپنی جو ہے ٹیکٹکس ہیں. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آپ نے بھی جیسے ذکر کیا, وہ ایران کو کسی طور پہ بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ فیول سائیکل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ یہ کیپیبلٹی ہے جو وہ ہر صورت میں امریکہ چاہے گا کہ ایران کے پاس نہ ہو. کیونکہ آپ نے یہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بوشہر میں ایران کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ رشیا چلاتا ہے, اور اس کے لیے جو فیول ہے وہ رشیا سے آتا ہے اور وہ انڈر IAEA سیف گارڈز ہے. تو ادھر تو اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس کے مضمرات کچھ اور ہوں گے. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو ایران نے اپنے طور پہ بنائے, نتانز میں, فوردو اور پرشین ان ایریاز میں انہوں نے بنائے, لیکن یہ بھی IAEA کی سیف گارڈ کے انڈر ہیں. تو اس طرح سے ایران نے اس میں جو اسرائیل نے بہت بڑا وہ جرم کیا ہے, اور اس میں خطرہ اس بات کا ہے, بلکہ شواہد یہ بھی ہیں کہ یہ نتانز میں جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کنٹامنیشن ہوا ہے, ریڈیشن جو ہے اس کے شواہد موجود ہیں. یہ کتنے سیریس ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ بات خود ایران کے جو ہے اپنے میڈیا ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. جی آصف صاحب, کیونکہ آپ ایران میں رہے, آپ نے سرو کیا, تو آپ جانتے ہیں ان کو انسائیڈ آؤٹ. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہدف آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسرائیل کا, کیونکہ جو جنگ کا آغاز کیا گیا وہ یہی کہہ کے کیا گیا کہ ایران جو ہے بہت قریب ہے نیوکلیر اسلحہ بنانے کے لیے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہو. خیر یہ ایک ایسی بات ہے جو نیتن یاہو خود پچھلے 32 سال سے کر رہے ہیں, لیکن اب ویسٹرن میڈیا اور خود نیتن یاہو نے بھی کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہاں کی عوام اپنی قیادت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اور یہ ایک عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ ایران میں اس رجیم کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے موجود. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات ایران میں اس وقت ایسے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے کسی قسم کا رجیم چینج ہو وہاں پہ, وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں, یا ایٹ لیسٹ جو ہدف ہے اس وقت اسرائیل کا وہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے اس جنگ کے بعد تبدیل ہو جانی چاہیے؟ جی, یہ نیوکلیر انسٹالیشنز تو ایک بہانہ ہے, اصل ہدف تو رجیم چینج ہے, اور آج کا نہیں ہے, پچھلے 45 سال سے یہ ہدف ہے.
ये अमेरिका का हदफ रहा है। इजराइल तो फ्रंटमैन के तौर पे आगे आया है क्योंकि इजराइल के पास कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है कि वो ईरान को रोक सके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और वो भी उस सूरत में कि जो अंडर IAEA सेफगार्ड्स हो। और फिर ये भी एक यानी नाइविटी होगी कि हम ये समझें कि अगर ईरान फर्स्ट किया वो वेपन ग्रेड न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है तो वो अंडर IAEA सेफगार्ड की जो प्रेमिसेस है वहाँ तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए ये इजराइल ने जो हरकत की है ये गलत है और इसके बहुत नेगेटिव मज़मरात। लेकिन मुझे हुकूमत के हवाले से बताइएगा, क्या वाकई रिजीम इतनी अनपॉपुलर है? क्या माशी जो मसाइल है ईरान के इतने ज़्यादा वाकई हैं कि किसी किस्म का रिजीम चेंज पॉसिबल है वहाँ पे इस वक्त? देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इस वक्त 45 साल हो गए और उसमें 8 साल की जंग है इराक के साथ भी। इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद उस वक्त भी तकरीबन कोई 15 लाख इंसान ईरानी जो है वो जाम बहक हुए थे। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन सैबोटेज एक्टिविटीज़ ईरान में होती रही हैं। खुद ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको अफशा जो है वो मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन MKO ने किया था 2003 में। और ये जो ईरान के साइंटिस्ट एक तो अभी फ्राइडे के अटैक में मारे गए, इससे पहले भी 2-3 साल पहले उनके साइंटिस्ट जो है उनको इजराइल मारता रहा है। वजह ये थी कि उसके अंदर ईरान के अंदर इंटरनल सैबोटेज होता रहा है। मोसाद ने अपने मोल्स ईरान के अंदर रखे हुए हैं जिन्होंने ये किया, क्योंकि एक ही वक्त में ईरान की जो है टॉप मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट का एक ही वक्त में जो है मारा जाना ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक ग्राउंड पे उनको ये सपोर्ट हासिल ना होती। जी। और आपके ख्याल में कोई ऐसी ऑल्टरनेट क़यादत मौजूद है ईरान में जो इसका फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हो? क्योंकि हमने देखा कि इराक में भी सद्दाम हुसैन के बाद उस किस्म की स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकी। तो ईरान में अगर कोई ऐसा उनका हदफ है या कोई खाना जंगी वाली सूरत हाल होती है, कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप मौजूद है जिसकी तरफ वेस्ट देख रहा हो कि ये प्रो इजराइल और प्रो US होंगे तो इनको इंस्टॉल कर दिया जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, फिलहाल तो नहीं है। ईरान के अंदर अगर आप बात करेंगे तो अपोजिशन ना होने के बराबर है, और बाहर जो है वो मौजूद हैं। साबिक शाह के साहबजादे भी तशरीफ रखते हैं, रजा पहलवी साहब, जिनका आपने जिक्र भी किया कि एक्स पे काफी एक्टिव हो गए वो अपने बयानात की हद तक है। और ऐसी कोई ऑर्गेनाइज अपोजिशन इवन बाहर भी नजर नहीं आती, और ना कोई ऐसी कोई शैडो गवर्नमेंट है उन्होंने बनाई हो या गवर्नमेंट इन एग्जाइल हो, वो भी फिलहाल नजर नहीं आती। तो इसलिए फिलहाल क्योंकि सियासत में हतमी लफ्ज तो कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं सकता, तो लेकिन फिलहाल जो ईरान में जो हुकूमत है उसको खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खान दुरानी साहब, ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता रहे थे।